नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। नियमों के तहत सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार। भारत ऑस्ट्रेलिया राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने पहलगाम आतंकी हमले के मृतकों के प्रति जताई संवेदना। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा। भारत ने पाकिस्तान को एशियाई विकास बैंक एडीबी की वित्तीय सहायता का किया कड़ा विरोध। एडीबी को अपने संसाधनों के दुरुपयोग की संभावना के बारे में भी किया आगाह। 3 जून को एडीबी ने पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन के कार्यक्रम को दी थी मंजूरी। अंतिम चरण में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि सभी देशों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा की। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को हो रही इंटरनेशनल फंडिंग पर उठाए सवाल। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से भारी नुकसान। युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे राहत अभियान। सिक्किम में वायुसेना ने चाटन से 2 अमेरिकी नागरिकों सहित 33 फंसे हुए लोगों को निकाला सुरक्षित। असम के भी 21 जिले बाढ़ से प्रभावित। एसडीआरएफ ने 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखें घोषित हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र आयोजित किया जाएगा। 3 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को शुरू होंगे। बता दें कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था। दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार सदन में संसद की नियमावली के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मोदी जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मॉनसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहता है कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर किरेन रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और इसमें किसी भी तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है, ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है।
भारत ऑस्ट्रेलिया राजनयिक संबंधों की 5वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। साथ ही राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को पश्चिमी मोर्चे पर भारत के सामने आने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया और इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स को चुनावों में शानदार जीत के लिए बधाई दी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर शोक जताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ खड़ा है। भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। और बैठक से पहले रिचर्ड माल्स दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे और वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 दशक के इंतजार के बाद चिनाब ब्रिज मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है और कई मायनों में बेहद खास है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर 359 मीटर यानी कि 1178 फीट की ऊंचाई पर बना है, जो पेरिस के एल्फिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बक्कल और कौरी के बीच बना आर्च ब्रिज नदी तल से 1178 फीट के ऊपर है, जो कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL का हिस्सा है। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करने में सक्षम है और इसकी आयु 120 वर्ष है। और सिक्किम में बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारतीय सेना राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। इसमें NDRF की टीम और स्थानीय नागरिक भी सेना की मदद कर रहे हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन का मुख्य केंद्र लाचेन गांव पूरी तरह से कट गया है। सेना ने गांव तक पैदल संपर्क स्थापित किया है और 113 फंसे हुए पर्यटकों तक पहुंच बनाई है, जिन्हें जल्द ही निकाला जाएगा। और अभी तक कुछ विदेशी नागरिकों सहित 30 पर्यटकों को सैन्य हेलीकॉप्टरों द्वारा सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया गया है। चाटन में एक सैन्य शिविर पर भूस्खलन के बाद लापता हुए 6 व्यक्तियों का पता लगाने के लिए खोज अभियान जारी है। वहीं भारतीय वायुसेना ने मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित सिक्किम में बचाव और राहत अभियान शुरू किया है। भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में गिराई गई। मिजोरम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार 24 मई से 3 जून के बीच मिजोरम में 598 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई हैं और इसके कारण 190 स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। 119 स्थानों पर रिटेनिंग दीवारें ढह गई हैं। 3 कब्रिस्तानों में धंसाव हुआ है। 7 जगहों पर जमीन धंस गई है और 9 बिजली के खंभे गिर गए हैं। भूस्खलन के कारण 171 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जबकि अन्य 244 असुरक्षित घरों को खाली कराया गया है। इसके अलावा बाढ़ के कारण भी 119 घरों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मिजोरम में भारी बारिश के पूर्व अनुमान के कारण सरकार द्वारा 4 दिन के स्कूल की छुट्टी घोषित करने के बाद बुधवार को स्कूलों में सामान्य कामकाज फिर से शुरू हो गया।
IMD के पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक मिजोरम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश के कारण आइजॉल को पानी की आपूर्ति करने वाली तलावंग नदी के साथ विभिन्न शहरों और गांवों को पानी की आपूर्ति करने वाली अन्य नदियां उफान पर हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग PHE विभाग को कई क्षेत्रों में पानी पंप करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और कुछ पंपिंग मशीनरी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। मणिपुर में हुई भारी बारिश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य में बीते कुछ दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण इम्फाल घाटी और उसके आसपास के इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत राहत और बचाव कार्य कर रही है। सेना ने बाढ़ से प्रभावित हुए इलाकों से अब तक 1560 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। वांगखई में सबसे ज्यादा 584 लोगों को निकाला गया। JNIMS अस्पताल में जहां 569 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, उनमें 15 चिकित्सा रोगी ऐसे शामिल थे जिन्हें तत्काल देखभाल की आवश्यकता थी। खिताई, चिंगबाम, लेईकाई में 110 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना के जवानों ने विभिन्न स्थानों से 3 दिव्यांगों को बचाने के लिए विशेष मिशन भी चलाया। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 21 जिलों के 69 राजस्व सर्कलों के 1506 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इस साल बाढ़ से अब तक 6.33 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 14,739 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और बाढ़ के कारण मरने वालों की कुल संख्या 12 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान जारी है। जिला प्रशासन सहायता प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहा है और अब तक राज्य भर में 511 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में शरण लेने वाले बाढ़ पीड़ितों को खाद्य आपूर्ति, आवश्यक वस्तुएं और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में राज्य में 223 राहत शिविर और 288 राहत वितरण केंद्र चालू हैं। सरकार और आपदा प्रतिक्रिया दल लगातार राहत सहायता प्रदान कर रहा है। वितरित की जाने वाली मुख्य आपूर्तियों में चावल, दाल, नमक, सरसों का तेल और पशु चारा शामिल है, जिसमें गेहूं का चोकर और चावल का चोकर शामिल है। श्री भूमि लगातार दूसरे दिन भी सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2,30,000 लोग प्रभावित हैं। नगांव में 99,000 जबकि कछार में 89,000 लोग प्रभावित हैं। हैलाकांडी में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और कई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण सड़क, रेल और नौका सेवाएं बाधित होने से परिवहन व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने असम और मेघालय के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय में अलग अलग जगहों पर आज गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा की संभावना है। SDMA की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कुल 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। SDRF, DDRF, अंतर्देशीय एवं जल परिवहन, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, स्थानीय प्रशासन कार्यालय लगातार बचाव अभियान चला रहा है और अब तक 120 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 68 टीमें कछार में तैनात हैं। SDRF की टीमों ने राज्य में तैनात 72 नावों के जरिए 863 से अधिक लोगों को और 411 जानवरों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से बात कर बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार हो रही बाढ़ और बारिश पर NDRF के DIG मोहसेन
शाहिदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 3 से 4 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम में जो मूसलाधार बारिश हुई है उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ है। एनडीआरएफ की 23 टीमें सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात की गई हैं। 3-4 दिनों में जो मूसलाधार बारिश है नॉर्थ ईस्ट में और सिक्किम में, उसके वजह से यह स्थिति बनी है। कई जगह पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, सिक्किम में, अरुणाचल में, और फ्लडिंग हुई है, खासकर अर्बन फ्लडिंग हुई है। इसको देखते हुए एनडीआरएफ की 23 टीमें हमारी प्रीपोजिशन की गई हैं नॉर्थ ईस्ट में और सिक्किम में। एक टीम कल हमारी एयरलिफ्ट भी हुई थी बागडोगरा से सिक्किम में। वहाँ पर जो फ़िलहाल हालात हैं उसमें लैंडस्लाइड हुआ है एक, जिसमें कि आर्मी के कुछ ऑफिसर्स वो वहाँ पर मिसिंग हैं। 3 की डेथ हुई है, 4 इंजर्ड हैं और 6 अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लाचुंग और लाचेन में जो वहाँ पर टूरिस्ट कुछ फंसे हुए थे उनको भी निकालने की कार्रवाई चल रही है। इसमें ख़ास तौर पर क्योंकि लैंडस्लाइड आया है, कुछ रोड जो है वो बाधित हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने लगातार भारी बारिश के कारण पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जारी बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पर चिंता जताई। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रभावित राज्यों को सहायता का आश्वासन दिया है। सिंधिया ने व्यक्तिगत रूप से सिक्किम और असम के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से संपर्क किया ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके और केंद्र का अटूट समर्थन बढ़ाया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ टेलीफोन पर बातचीत में मंत्री ने हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सिंधिया ने कहा कि हम इस चुनौतीपूर्ण समय में सिक्किम के लोगों का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जलवायु परिवर्तन से निपटने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों ने भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने में कारगर साबित किया है। स्पष्ट नीतियां, सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से सरकार सभी के लिए एक हरित, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। भारत और प्रकृति का प्रेम प्राचीन काल से ही एक अनोखी परंपरा रही है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर जलवायु में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन आज एक ज्वलंत मुद्दा है और भारत जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मंच पर एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार स्पष्ट नीतियों, सार्वजनिक भागीदारी, स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता के माध्यम से सभी के लिए एक हरित, स्वस्थ और अधिक सुरक्षित भविष्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से सरकार ने वैश्विक जलवायु वार्ता को न सिर्फ एक नया रूप दिया है, बल्कि निर्धारित लक्ष्यों को भी पूरा किया है। पेरिस में हुए COP21 में भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपने स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने के संकल्प को नवंबर 2021 में समय से पहले पूरा किया। वहीं ग्लासगो के COP26 में जलवायु कार्रवाई के लिए 5 प्रमुख लक्ष्यों को भी पेश किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अक्षय ऊर्जा में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा क्षमता में 2014 से 84% और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में 25.46 गुना, तो वहीं पवन ऊर्जा क्षमता में 2.38 गुना वृद्धि हुई है। ये स्वच्छ ऊर्जा में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है।
भारत सौर ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पर केंद्रित स्वच्छ ऊर्जा पहलों के माध्यम से टिकाऊ भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना, ऊर्जा तक पहुंच को बढ़ाना, साथ ही ग्रामीण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया। फरवरी 2024 में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना से अप्रैल 2025 तक 11.88 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पहुंचा दिया गया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना अधिक सुलभ और कुशल हो गया है। इसके अलावा 2019 में शुरू किए गए पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 49 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आए। वहीं 2015 में शुरू उजाला योजना के माध्यम से जनवरी 2025 तक 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही 2024 में शुरू एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। ये योजनाएं सुरक्षित भविष्य को आकार देने की दिशा में कारगर कदम साबित हो रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के 11 वर्षों की ये यात्रा सिद्ध करती है कि सतत विकास कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक जीवंत और साकार होती हकीकत है। गंगा की गहराई से सफाई हो या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हो, विलुप्त हो चुके चीतों की वापसी हो या गांवों को सौर ऊर्जा से रोशन करना, नवाचार और स्थानीय प्रयासों के माध्यम से भारत एक नई पर्यावरणीय कथा रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आपको बता दें कि ये स्वच्छ ऊर्जा में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ने एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा 3 जून को पाकिस्तान में वित्तीय सुधार के लिए $800 मिलियन के अनुदान कार्यक्रम की मंजूरी पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा व्यय, उसके घटते कर, जीडीपी अनुपात और प्रमुख व्यापक आर्थिक सुधारों पर स्पष्ट प्रगति की कमी का हवाला देते हुए ये विरोध किया। विदेशी फंडों का इस्तेमाल सेना पर खर्च करने का पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का कर संग्रह वित्त वर्ष 2018 में 13.0% से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 9.2% रह गया और ये एशिया और प्रशांत क्षेत्र के औसत 19.0% से काफ़ी कम बना हुआ है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को IMF के सामने 24वें बेल आउट प्रोग्राम के लिए हाथ फैलाना पड़ा। सूत्रों ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की मौजूदा शासन प्रणाली पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और इसे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। पाकिस्तान की राज्य पोषित आतंकवाद की नीति दुनिया में जग जाहिर है और इसीलिए आर्थिक जोखिम का खतरा भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर देश के अंदर नकेल कसने में बुरी तरह से असफल रहा है और उसकी नाक के नीचे आतंकी संगठन सेना के सहयोग से पनप रहे हैं। भारत ने उम्मीद जताई है कि एडीबी पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद के बाद होने वाले खर्चे पर कड़ी निगरानी रखेगा। और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर सियासी वार पलटवार जारी है। भाजपा प्रवक्ता सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी सेना का अपमान करने और उसका मनोबल को गिराने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का
सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में ग्रुप 2 के प्रतिनिधिमंडल बेल्जियम के ब्रुसेल्स पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को ब्रुसेल्स में राजदूत सौरभ कुमार और अन्य दूतावास अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। और अब बात करते हैं आईपीएल की, जहां आरसीबी के प्रशंसक आरसीबी की इस जीत से बेहद खुश नजर आए। आरसीबी की जीत के बाद टीम के साथ ही टीम के प्रशंसकों का भी आईपीएल खिताब के लिए लंबा इंतजार समाप्त हो गया है। Yesterday was very emotional, especially, after 18 years, it's a very big deal. And to see an IPL trophy in Bangalore, my king, he deserves it. He has worked so hard and he finally got his chance to shine, especially yesterday. You saw the scenes, the last fourth ball, after the match. So yes, I'm very happy for him. रात भर सोई नहीं हूँ उसके जीतने से, उसकी वजह से मैंने कन्नड़ा सीख लिया यहाँ पे। ई साला कप मैंने सीखा है। Happy that Virat Kohli and other team members won the match. I'm also happy for RCB. After 18 years, finally they won. We guys are very excited. We waited for 18 years and it is the dream come true. और हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें। नमस्कार। लेकिन डीडी न्यूज़ पर समाचारों का सिलसिला चलता रहेगा।